हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे इटली की एक शानदार जगह जिसका नाम है चिंक्वे टेरे। चिंक्वे टेरे इटली के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लोकेटेड है और बड़ी ही खूबसूरत कमाल की जगह है। इटालियन में इसका मतलब है फाइव लैंड्स। ये समुंदर के किनारे एक 10 किलोमीटर की स्ट्रेच है जिसमें के 5 गांव बसे हुए हैं। पहला गांव है रियो मजोरे, दूसरा मानारोला, तीसरा कॉर्नेलिया, चौथा वर्नेजा और पांचवा है मोंटेरोसो अल्मारे। ये सारे के सारे जो विलेजेस हैं इनके घर बहुत ही कलरफुल और शानदार हैं। सामने देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत नीला समंदर दिखेगा। ये जगह बिल्कुल नेचुरली आइसोलेटेड है, बाहर की दुनिया से जैसे कि कटी हुई हो। वो तो अब टूरिज्म से क्राउडेड हो गई है, वरना बिल्कुल आइसोलेशन में है। और यहाँ ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। ट्रैफिक के नाम पे बस एक ट्रेन लाइन आती है, वो बाहर का मेन लैंड है इटली का, उससे इस जगह को जोड़ने के लिए। बाकी यहाँ अपना ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं है। आपको जो रेगुलर टूरिस्टी चीज़ें होती हैं जैसे कि म्यूज़ियम्स, बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट, ये कैथीड्रल्स, ये सब आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ आपको बस नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। जाओ और रिलैक्स करो और ब्यूटी को अप्रिशिएट करो। यहाँ आप एक विलेज से जब अगले विलेज तक जा रहे होंगे, उससे उससे अगले तक, इस तरह जब पांचों विलेजेस कवर कर रहे होंगे एक नैरो हाइकिंग पाथ पे, तो आपको दूर दूर तक जो यहाँ के घर हैं खूबसूरत वो दिखाई देंगे, जो कलरफुल यहाँ के घर हैं। सामने समुंदर दिखेगा, नीले रंग का बहुत खूबसूरत समुंदर। और कहीं भी बैठ जाओ किसी भी विलेज में, वही जो कलरफुल घर हैं वो बिल्कुल पास से दिखेंगे और कुछ खाते पीते रहो। फिर समुंदर में जाके वहाँ पे स्विमिंग करो, बीच के किनारे लेटो बैठो रॉक के ऊपर। और क्योंकि पेवर्ल्ड बीचेस हैं यहाँ के, सैंड वाले नहीं हैं, तो किसी रॉक के ऊपर बैठ के सामने नेचर को, समुंदर को अप्रिशिएट करो। या एक काम और कर सकते हैं, यहाँ कुछ क्लिफ्स हैं जो कि समुंदर के ठीक ऊपर हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके उन क्लिफ्स पे चढ़ के सीधे समंदर में छलांग लगाओ। ये एक छोटी सी एडवेंचरस एक्टिविटी है जो आप ट्राई कर सकते हैं। चिंक्वे टेरे के जो घर हैं वो काफ़ी पुराने हैं, मेडिवल टाइम के। नई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। उस टाइम क्या होता था, यहाँ पे पायरेट्स की रेड का खतरा लगातार बना रहता था। तो यहाँ पे कुछ कैसल्स थी, उन कैसल्स के चारों ओर लोगों ने बसना शुरू कर दिया। तो इन कैसल्स के टॉप पे एक वॉच टावर बना रखा था ऊंचा सा। इसका क्या पर्पस था कि यहाँ पे एक पर्सन तैनात रहता था, और जब पायरेट्स टर्की से, नॉर्थ अफ्रीका से आते हुए दिखते थे, वो मेडिटरेनियन सी के रास्ते आते थे, तो वॉच टावर की छत पे कोई पर्सन उनको आते हुए बहुत दूर से देख लेता था। तो फिर वो आग जला के धुआं जनरेट करता था। उस धुएं को देख के यहाँ के पांचों विलेजेस के जो लोग हैं वो अलर्ट हो जाते थे, वो समझ जाते थे कि पायरेट्स आने वाले हैं, अब यहाँ से भाग लो। तो या तो वो भाग के ऊपर पहाड़ों के रास्ते दूर चले जाते थे, या फिर वो इन कैसल्स के अंदर जाके छुप जाते थे। फिर भी कुछ बेचारे पकड़े जाते थे, और फिर जो पायरेट्स थे या तो उन्हें बेच के गुलामी करवाते थे या फिर उनसे फिरौती मांगते थे। तो बहुत बुरा हाल था। लास्ट पायरेट रेड जो हुई थी वो 1545 में हुई थी। अब ये बस हिस्ट्री की चीज़ें हैं। अब पायरेट रेड का कोई खतरा नहीं है, जगह बहुत सेफ है। फिर यहाँ पे पायरेट रेड्स जब बंद हुई तो यहाँ के लोगों ने चैन की सांस ली, और वो सिंपल चीज़ें जैसे कि फ़िश पकड़ना या खेती करना, ऑलिव ग्रोव्स और ग्रेप्स की, वो करके उन्होंने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। कि ये जो जगह थी बिल्कुल आइसोलेटेड थी पूरी की पूरी दुनिया से। फिर 1920s में यहाँ पे ट्रेन लाइन आई, तो ये जो जगह थी इटली के बाकी मेनलैंड जो था उससे बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो गई। फिर धीरे 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 करीब 1980s तक ये जगह फिर भी आइसोलेटेड रही पूरी दुनिया से। लेकिन पिछले 30-40 साल में इस जगह पे टूरिज़्म का बूम आया। तो ये जगह जो पहले गरीब हुआ करती थी, यहाँ के लोग जो गरीब हुआ करते थे, धीरे धीरे एकदम से बहुत अमीर हो गए। कैसे? यहाँ पे अपने होटल्स रेंट पे देके, जो कि बहुत महंगे हैं, अपने घरों के कुछ रूम्स रेंट पे देके, जो कि बहुत महंगे हैं, वैसे होटल के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं। बार्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह से, बाकी एक्टिविटीज़ जैसे कि बोट वगैरह की जो राइड होती है उस सब से, तो कुल मिला के बिल्कुल अमीर हो चुके हैं यहाँ के लोग। उन्हें अब बाहर की दुनिया की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जगह बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दी गई है। यहाँ की गवर्नमेंट समझती है कि हमारी जो हेरिटेज है उसे हमें संभाल के रखना है। तो यहाँ जो मेडिवल टाइम के घर हैं उनको यहाँ के लोग बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, उनके डिज़ाइन को कोई एक्शनल मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और तो और अगर उन्हें यहाँ के घरों के
कलर भी चेंज करने हैं ना बाहर के, तो उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और गवर्नमेंट देखेगी कि ये कलर सही है कि नहीं, उसके बाद अप्रूव होगा, फिर उनके घरों का कलर चेंज होगा। तो ये जगह जो है सुपर टूरिस्टी हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ओल्ड वर्ल्ड चार्म है उसे बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। फिर 1999 में यहाँ पे नेशनल मरीन पार्क बनाया गया, तो फिर गवर्नमेंट से और टूरिस्टों से ज़्यादा पैसे आने लगे, यहाँ पे बेटर रूल्स एंड रेगुलेशंस आई, तो ओवरऑल ये जगह पहले से और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। अब हम एक एक करके इन पांचों टाउन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जब आप नीचे की तरफ से आएंगे तो जो सबसे पहला टाउन पड़ेगा उसका नाम है रियो मजौरे। पहले यहाँ पे एक मेजर रिवर बहती थी, उसी के नाम पे इस टाउन का नाम रियो मजौरे पड़ा है। रियो मजौरे मतलब रिवर प्लस मेजर। ये यहाँ का पांचों टाउन्स में सबसे बड़ा टाउन है। यहाँ के घर बहुत कलरफुल और ब्यूटीफुल हैं। यहाँ आप सनसेट के टाइम आइए हार्बर पे, बहुत ही शानदार व्यूज़ देखने को मिलते हैं। यहाँ की एक और चीज़ बहुत फेमस है, वो है यहाँ की मोटारलेस वॉल्स। ये बिना सीमेंट के बनती थी यहाँ काफ़ी पुराने ज़माने में। यहाँ पे क्या है, कुछ स्किल्ड वर्कर्स हैं अभी भी ये काम करते हैं। वो बिना सीमेंट के दीवारें बनाते हैं, जो कि ऑलिव ग्रोव्स के जो फील्ड हैं, ग्रेप्स के फील्ड हैं, उनकी टेरेसिंग का काम करती हैं वॉल्स। तो इनमें क्या होता है, सीमेंट तो यूज़ करते नहीं, तो बनाते टाइम बिल्कुल सूखी होती हैं दीवारें। इनमें पत्थर लेते हैं और हथौड़ी से ऐसे टक टक उन्हें तोड़ते हैं, और जब उनकी सही शेप आ जाए तो हथौड़ी से उसे केयरफुली ठोक के ये दीवारें बनाई जाती हैं। ये काफ़ी पुरानी ट्रेडिशन है। यहाँ के लोकल्स आज भी इस ट्रेडिशन को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म से काफ़ी एफ्लुएंस आ गया है, अमीरी आ गई है। फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसे मेंटेन करें, क्योंकि इसमें उतना पैसा नहीं है। टूरिज्म से आसानी से पैसा आ जाता है। यहाँ आपको ग्राफिटीज़ दिखेंगी, म्यूरल्स। इसका मतलब ग्राफिटी ही होता है, जो वॉल पेंटिंग्स होती हैं ना वो। तो रियो मजौरे में कुछ म्यूरल्स हैं जिनमें कि पिक्चर के माध्यम से जो पुराने वर्कर्स हैं उनको ये दीवारें बनाते हुए दिखाया गया है। अब ये जो म्यूरल्स हैं पुराने ज़माने की, ये धीरे धीरे फेड होती जा रही हैं। दोस्तों एक छोटी सी टिप दूंगा, अगर आपको सामने सबसे शानदार सी व्यूज़ चाहिए, जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर चले आना टाउन्स पे, क्योंकि ये जो टाउन है हिल के ऊपर बने हुए हैं, तो जितनी आप ऊंचाई पे होंगे उतना ही ज़्यादा दूर तक आपको नीला समुंदर दिख रहा होगा, तो बहुत शानदार लगेगा आपको। इसके बाद हम चलते हैं अगले टाउन की तरफ, जिसका नाम है मानारोला। नीचे से आएंगे तो ये दूसरे नंबर का टाउन पड़ेगा, लेकिन उस पर पहुँचने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला तो ये कि हम हाइक करते हुए जाएं एक नैरो पाथ पे। यहाँ सारे टाउन्स को कनेक्ट करने के लिए, ये जो पांचों टाउन हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए एक नैरो पाथ बनाए हुए हैं। हिल्स को काट के ये लेवल्ड स्मूथ पाथ जितना हो सके बनाए गए हैं। दूसरा रास्ता है बोट से जाओ, और तीसरा रास्ता है ट्रेन से जाओ। मैं कभी भी ट्रेन से जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि 1 सेकंड में ही सारी की सारी ब्यूटी निकल जाएगी। तो असली मज़े लेने हैं तो आप हाइक करते हुए जाओ, है ना। तो जब आप जा रहे होगे रियो मजौरे से मानारोला, तो जो हाइकिंग पाथ पड़ेगा उसका नाम है विया डेल अमोरे। इसके बारे में भी बताता हूँ। देखो 1920s से पहले ये जो जगह थी पूरी की पूरी, ये पूरा रीजन चिंक्वे टेरे, ये पूरी दुनिया से बिल्कुल ही आइसोलेटेड था। बहुत थोड़े लोगों को इसके बारे में पता था। लेकिन 1920s में यहाँ पे पहली ट्रेन लाइन आ गई। तो उस ट्रेन लाइन के आने से क्या हुआ, कनेक्टिविटी हो गई इस जगह की बाकी इटली से एंड हेंस पूरी दुनिया से। उस टाइम यहाँ पे पहली ट्रेल बनाई गई रियो मजौरे से मानारोला की, मतलब कि हाइकिंग पाथ। तो यहाँ पे ये समुंदर के ठीक ऊपर था। ये जो रास्ता था बहुत खूबसूरत था। तो आसपास के जो टाउन्स के कपल्स थे उन्होंने यहाँ के देखा, उनको अच्छा लगा, तो धीरे धीरे की डेटिंग के लिए ये जगह काफ़ी पॉपुलर हो गई और वो यहाँ के डेट करने लगे। फिर उनकी मात्रा बढ़ती गई। फिर एक बार यहाँ पे कोई जर्नलिस्ट आया, उसने देखा कि यार ये तो बड़ी सही जगह है और यहाँ लवर्स इतने सारे आ रहे हैं, तो उसने इस जगह का नाम रखा विया डेल अमोरे। ये एक इटालियन टर्म है जिसका मतलब है पाथवे ऑफ लव। यहाँ पे आज भी एक ट्रेडिशन है जो पीछे से चली आ रही है कि यहाँ पे जो लवर्स हैं वो एक जगह ताले बांधते हैं। उसको बांधने का मतलब है द मार्क ऑफ देयर इटर्नल लव। विया डेल अमोरे क्रॉस करने के बाद जो सेकंड नंबर का टाउन है उसका नाम है मानारोला। ये छोटा सा है,
बहुत कलरफुल और ब्यूटीफुल है, समुंदर से जुड़ा हुआ है और बहुत स्टीप है। यहाँ पे एक छोटा सा हार्बर है। यहाँ पे 10 साल पहले ब्रेक वाटर बनाया गया था। ब्रेक वाटर क्या है? ये डाइक्स होती हैं, ये एक वॉल टाइप की चीज़ होती है जो कि सी शोर पे बनाई जाती है ताकि वो सेफ़ हो सके। तो ब्रेक वाटर बनने से यहाँ का जो हार्बर है अब काफ़ी सेफ़ हो गया है, वरना पहले स्टॉर्म से खतरा बना रहता था, यहाँ तूफान आते रहते थे समुंदर से। और ये स्विमिंग के लिए यहाँ का जो बीच है, डीप वाटर स्विमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक 200 यार्ड की टनल मिलेगी आपको। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये एयर बॉम्बिंग से बचने के लिए काफ़ी काम आती थी लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग रात को यहाँ पे आके सो जाते थे। साथ में यहाँ पे पियाज़ा कैपेलिनी है, ये बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। नेपोलियन, जो कि अर्ली 1800s में इटली का किंग था, उसने डिक्लेयर करा कि सेमेटरीज हेल्थ रिस्क हैं, सारी की सारी सेमेटरीज टाउन्स से बाहर बनाई जाएं। तो जो मानारोला की सेमेटरी थी वो भी टाउन से बाहर बनाई गई। आज भी यहाँ के जो लोकल्स हैं हर हफ्ते फ्लावर्स के साथ अपने मरे हुए लोगों को याद करने आते हैं। यहाँ से टाउन के बड़े ही शानदार व्यूज़ देखने को मिलते हैं। एक और जगह है मानारोला में, पंटा बॉनफिलियो। यहाँ से पूरे के पूरे रीजन के बड़े ही शानदार व्यूज़ देखने को मिलते हैं। मानारोला से जब आगे बढ़ेंगे हाइक करते हुए तो जो अगला टाउन आएगा तीसरे नंबर का, उसका नाम है कॉर्नेलिया। ये एक हिल के ऊपर बना हुआ है। पांचों टाउन्स में बस एक यही टाउन है जो कि डायरेक्ट सी वाटर के कांटेक्ट में नहीं है। ऐसा कहते हैं ये जो टाउन है एक रोमन फार्मर ने सेटल करा था ओरिजिनली अपनी माँ के नाम पे, जो कि कॉर्नेलिया था माँ का नाम, तो उसी के नाम पे उसने ये नाम रख दिया। पुराने जमाने में यहाँ से वाइन काफ़ी एक्सपोर्ट होती थी दूर दूर कुछ जगहों पे। आज भी यहाँ की वाइन काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे जब भी आप आओ तो यहाँ के जो घर हैं उनमें एंट्री करके आप पूरी कोशिश करना कि आपको यहाँ की लोकल वाइन पीने को मिले। यहाँ 1893 में एक गोवाना बीच हुआ करता था। ये काफ़ी इनफेमस बीच था। यहाँ पे आके लोग ड्रग्स करते थे, नंगे घूमते थे, लेकिन अब ये बीच बंद कर दिया गया है। टाउन स्क्वायर और मेन स्क्वायर, ये दो अच्छी जगह हैं देखने के लिए। यहाँ की जो लोकल आबादी है कॉर्नेलिया की, ये बहुत ही थोड़ी है, लेकिन भीड़ काफ़ी दिखेगी। वैसे दूसरे टाउन्स के मुकाबले कम है। ये सारी की सारी जो भीड़ है ये टूरिस्ट की है। पहले यहाँ के जो लोग थे इन पांचों टाउन्स के, कॉर्नेलिया के, कहीं के भी, ये काफ़ी करीब थे क्योंकि इनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी बाकी की दुनिया से, बाकी के इटली से। लेकिन अब जब से ये जगह पॉपुलर हुई है, कनेक्ट हुई है पूरी दुनिया से, तो यहाँ दुनिया भर से बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। इतने कि ये जगह एकोमोडेट भी नहीं कर पा रही है उन्हें। तो टूरिस्ट का पैसा इजी होता है, तो उसकी मदद से यहाँ के लोग बहुत अमीर बन गए हैं। अब उन्हें बड़े शहरों में जैसे मिलान, रोम, इनमें माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्नेज़ा, ये चिंक्वे टेरे का फोर्थ विलेज है। मेरे ओपिनियन में ये जो पांचों विलेज हैं चिंक्वे टेरे के, उनमें सबसे खूबसूरत है। यहाँ पे जो घर हैं बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। सामने जो मेडिटेरेनियन सी है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ से देखने में। यहाँ की जो हिल्स हैं एक एम्फी थिएटर की शेप बनाती हैं, और यहाँ का जो हार्बर है वो नेचुरली मेड है। इसके अलावा यहाँ पे एक रूइंड कैसल है जो कि टर्किश पायरेट्स की रेड के टाइम लोगों को, जो यहाँ के थे, उनको रेड से अलर्ट करने के काम आता था। इसकी, जैसा कि पहले बताया, इसका जो टावर है उसकी छत पे धुआं जला दिया जाता था जिससे कि यहाँ के लोग अलर्ट होके भाग जाते थे। तो अब तो टर्किश पायरेट्स की रेड हिस्ट्री है, तो अब इस टावर का इस्तेमाल सिर्फ मेडिटरेनियन सी और पूरी कोस्टल लाइन के शानदार व्यूज़ देखने के ही आता है। यहाँ के टूरिस्ट छत पे चढ़े आते हैं और बस शानदार व्यूज़ देखते हैं। यहाँ आपको बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ बहुत ही अच्छा क्राउड आता है, ब्यूटीफुल लोग, आप उनको देखो, पीपल वॉचिंग का मज़ा अलग ही है। इसके अलावा यहाँ पे ओल्ड वर्ल्ड चार्म को बहुत ही शानदार तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब जैसे कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन और तरह तरह की ये जो चीज़ें होती हैं, ये यहाँ पे एनक्रोच ना करें। तो रेलवे लाइन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको मॉडर्न वर्ल्ड का जो निशान है। यहाँ बिलीफ है लोगों की, कीप वर्नेज़ा स्मॉल। और यहाँ पे एक फ्रेज़ है जो काफ़ी पॉपुलर है, ला वीटा पिग्रा डी वर्नेज़ा, मतलब द लेज़ी लाइफ ऑफ वर्नेज़ा। यहाँ बड़ी ही रिलैक्स्ड लाइफ है। आप यहाँ बीच पे या हार्बर पे पड़े रहो
और जो समुद्र की लहरें आ रही हैं, सी वेव्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आती हैं यहाँ पे। एक्चुअली स्टॉर्म भी आ जाते हैं कई बार। आप आराम से पड़े रहो और लहरों को आते हुए देखते रहो, उसका मज़ा अलग ही है। यहाँ जो लोकल्स हैं, यहाँ समर के टाइम जब पीक सीज़न होता है टूरिज़्म का, तो टूरिज़्म से काफ़ी पैसे कमा लेते हैं। और विंटर आने पे जब यहाँ ऑफ सीज़न हो जाता है, तो उनका जो अपना बिग सिटी अपार्टमेंट होता है मिलान में या रोम में, वहाँ पे रहने के लिए चले जाते हैं। 25 अक्टूबर 2011 इस दिन वर्नेज़ा में बहुत तगड़ी बारिश हुई। 4 घंटे में करीब 22 इंच बारिश गिरी। तो उससे यहाँ पे बहुत ही तगड़ी फ्लड आ गई। इतनी तगड़ी कि जो यहाँ के स्ट्रीट थे उनमें पानी बहे जा रहा था, और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था सब कुछ बह जा रहा था, चाहे वो पेड़ हो, रॉक हो, यहाँ तक कि कार भी, फर्नीचर भी, जो भी आया सब बह गया। और उस पानी में बहुत सारी मड थी। जो यहाँ स्ट्रीट लेवल का सारा बिजनेस था, सारी दुकानें सब तहस नहस हो गई। सारी दुकानों में वो जो मड और सिल्ट थी सब भर गया। यहाँ के लोगों ने क्या सबक लिया कि भाई हमने टूरिज़्म से आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में जो हमारी ट्रेडिशन थी, यहाँ के ड्राई स्टोन टेरेसेस, यहाँ के विनियर्ड्स, हमने सब कुछ छोड़ के इन कामों में लग गए। इस वजह से ये सब हुआ है। तो अब टूरिज्म तो ठीक है, लेकिन जो हमारी हेरिटेज है हमें उसे भी संभाल के रखना चाहिए। अब लोगों ने क्या शुरू किया, फिर से उन्होंने यहाँ के जो ड्राई स्टोन टेरेसेस थे उनकी मरम्मत शुरू की। जो यहाँ के विनयार्ड्स हैं जो कि सॉइल इरोजन रोकने के काम आते हैं, उन्होंने उसकी देखभाल करनी शुरू कर दी। जाने माने आर्किटेक्ट थे दुनिया भर के, और स्विस इंजीनियर्स जो कि स्पेशलिस्ट थे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रीडिज़ाइन करने में, उनको यहाँ पे बुलाया गया। और उन्होंने यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे बहुत ही शानदार और बढ़िया बनाया है अब, ताकि जो अगला एपिसोड हो फ्लड का उसे टैकल किया जा सके और इतनी डैमेज ना हो। तब 4 लोग भी मर गए थे। अब इस सब का जो कलेक्टिव नतीजा है वो ये है कि अब ये जगह जब भी आगे फ्लड आएगी, जब भी तगड़ी बारिश अगर होगी, तो उसको ये अच्छे से टैकल कर सकती है। साइट्स कवर करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर मॉन्यूमेंट। ये यहाँ के जो लोग वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए थे उनकी याद में बनाई गई है, और यहाँ पे उनके नामों की लिस्ट है। अगला है वर्नेज़ा का मेन स्ट्रीट। ये वही स्ट्रीट है जिसमें जब बाढ़ आई थी 25 अक्टूबर 2011 को, तो सारा का सारा ये बाढ़ का पानी बह रहा था। यहाँ पे आपको एक जाइंट पोस्टर देखने को मिलेगा जिसमें के करीब 13 फीट ये स्ट्रीट मड से दबा हुआ है। अगला है वर्नेज़ा का न्यू बीच। ये बीच पास्ट में सिकुड़ सिकुड़ के क्लिफ तक पहुंच गया था। फिर जब 25 अक्टूबर 2011 को यहाँ पे बाढ़ आई, तो यहाँ पे बहुत सारी मड और सिल्ट इकट्ठी हो गई। तब वर्कर्स ने थोड़ी यहाँ पे और डेब्री डाली, जिससे कि ये बीच रिक्लेम हो गया थोड़ा सा। लेकिन अब फिर से ये जो सी वेव्स हैं उनके एक्शन की वजह से इरोड हो के ये बीच अब फिर से सिकुड़ता जा रहा है, और जल्दी ही फिर से क्लिफ तक पहुँचेगा। आप यहाँ के हार्बर पे आना के बैठना मत भूलना। यहाँ पे स्टॉर्म आना बड़ी मामूली बात है। अगर मॉडरेट लेवल का भी स्टॉर्म आया ना, और आप बैठे हुए हैं हार्बर के किनारे, तो आप पूरे भीग जाओगे। और कई बार तो इतने तगड़े स्टॉर्म आते हैं कि हार्बर के साइड में जो ये रॉक वगैरह रखी होती हैं ना, वो भी सारी सरक के बहुत दूर तक चली जाती हैं। अगली है कैस्टिलो डोरिया। ये पायरेट्स के दिनों में जो ऑनगोइंग पायरेट रेड होती थी उससे यहाँ के लोगों को अलर्ट करने के काम आती थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रही थी, तो जो नाजी फोर्सेस थी इस कैसल को एक लुकआउट टावर की तरह इस्तेमाल करती थी, मतलब बाहर देखने के लिए। तो जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्होंने बॉम्ब से इस कैसल को तोड़ दिया। उसके बाद ये कैसल बिल्कुल पहले की तरह दोबारा बनाई गई। तो अब ये जो कैसल है ये बिल्कुल नई लगती है और रेप्लिका है पुराने वाले का। तो अब तो इसका ऐसा कोई पर्पस नहीं है। अब सिर्फ इसका पर्पस क्या है कि जो टूरिस्ट हैं इसे यूज़ करते हैं दूर दूर के जो शानदार व्यूज़ हैं सिर्फ उन्हें देखने के लिए। इसी कैसल के ऊपर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रेस्टोरेंटे बेलफोर्टे। आप जब यहाँ पे आओ इस कैसल में, तो हो सके तो आप इसमें ज़रूर आना। यहाँ पे आप कुछ खाना खाना और साथ में वाइन ऑर्डर करना। यहाँ आपको जो सामने मेडिटेरेनियन सी है इसके अच्छे व्यूज़ दिखाई देंगे, और साथ में आपको एक फ़ोटो दिखेगी जिसमें एक मेजर स्टॉर्म में ये पूरा का पूरा जो ऊंचा टावर है आपको सी वेव से कवर दिखाई देगा। टाउन सेमेटेरी ये हिल के ऊपर है, आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। जब आप यहाँ पे आएंगे तो सामने जो मेडिटेरेनियन सी है वो बहुत दूर दूर तक का दिखाई देगा, जैसा कि नीचे से नहीं दिख रहा होगा। तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही नीला और डेंस दिखाई दे रहा होगा। और सनसेट के टाइम का जो यहाँ पे व्यू है सामने के सी का, वो बड़ा ही कमाल का होगा, क्योंकि जो सूरज है वो नीचे जब छिपता हुआ दिखाई देगा ना, बड़ा कमाल का होता है। दोस्तों, मिडिल एजेस में वर्नेज़ा यहाँ चिंक्वे टेरे के जो 5 टाउन्स हैं उनमें सबसे बड़ा और सबसे रिच था। तब पायरेट्स की रेड होती रहती थी।
तो उस वजह से ये जो जगह है ये डेवलप नहीं हो पा रही थी। और उस टाइम ये सारे के सारे जो घर थे यहाँ पे वो फाइन स्टोन वर्क के ही थे। फिर जब पायरेट्स की रेड का खतरा बंद हो गया तो ये जगह थोड़ी डेवलप होने लगी। फिर एक टाइम के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ के घरों के डिज़ाइन और कलर चेंज करने की परमिशन बंद कर दी देनी। तो जो यहाँ पे जैसे घर अब दिखते हैं ना, पेस्टल कलर्ड बिल्डिंग जो ब्यूटीफुल सी हैं, बहुत ही कम चेंजेस आए हैं इस जगह में पिछले कुछ टाइम में। ये काफ़ी पुराने टाइम से जगह ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। जो वर्नेजा के ड्राई स्टोन टेरेसेस हैं और विनयार्ड्स हैं, उनको घूम के देखना, ये आप मिस मत करना। इसके बाद आते हैं चिंक्वे टेरे के पांचवें और आखिरी टाउन पे। इसका नाम है मोंटेरोसो अल्मारे। ये बाकी टाउन्स के मुकाबले थोड़ा अलग लगता है देखने में। इसका आर्किटेक्चर अलग है, सिर्फ लुक वाइज ही नहीं, ये कैरेक्टर वाइज भी अलग है। बाकी टाउन जहाँ लेड बैक हैं, यहाँ पे काफ़ी पार्टी कल्चर है। यहाँ यंग क्राउड आना काफ़ी पसंद करता है। यहाँ ये बीच है और उसके किनारे काफ़ी फ्लैट लैंड है जिसपे रेत पड़ी होती है, बहुत सारी सैंड, और उस पे लोग नंगे होके लेटे रहते हैं। और अम्ब्रेला वगैरह भी आपको काफ़ी दिखाई देंगे। यहाँ सैंड एरोजन एक मेजर प्रॉब्लम है। जो समुद्र की लहरें आती हैं वो किनारे पे जो सैंड होती है उसे बहा के ले जाती थी। यहाँ इसे टैकल करने के लिए एक ब्रेक वाटर बनाया गया। ब्रेक वाटर क्या है? जो बड़े बड़े रॉक होती हैं उन्हें एक रो में डालना, ताकि सारा का जो समंदर की लहरों का फोर्स है वो ले लें और जो सी बीच है वो बचा रहे। फिर भी इस पे असर पड़ता है यहाँ की जो सैंड है। तो यहाँ पे क्या है, ये सैंड ट्रक में भर के लाई जाती है और बीच पे पलटी जाती है ताकि लोग उस पे लेट सकें। मोंटेरोसो अल्मारे जो टाउन है इसके दो पार्ट हैं, एक है न्यू टाउन और एक है ओल्ड टाउन। न्यू टाउन को फेजिना भी बोलते हैं और ओल्ड टाउन को सेंट्रो स्टोरिको भी बोलते हैं। ये जो ओल्ड टाउन है ये आपको जरूर देखना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के जो घर हैं वो बहुत कलरफुल और बड़े ही शानदार हैं। यहाँ आपको ओल्ड टाउन में ओल्ड वर्ल्ड चार्म देखने को मिलेगा। बहुत ही तसल्ली वाली यहाँ पे लाइफ है। न्यू टाउन को ओल्ड टाउन से कनेक्ट करने के लिए एक पेडेस्ट्रियन टनल बनाई गई है। अगर ये ना हो तो बहुत ही लंबा घूम के रास्ता जाएगा दोनों टाउन को कनेक्ट करने के लिए। तो ये टनल यहाँ पे काफ़ी यूजफुल है। तो जब आप आओ तो इस टनल से ही क्रॉस करके न्यू से ओल्ड टाउन जाना। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यहाँ पे जो गनर हैं वो इसी बंकर से बाहर देखा करते थे। और दूसरा है यहाँ पे एक लुकआउट टावर, जो कि लास्ट पायरेट रेड जब हुई थी 1545 में, उसके बाद बनाया गया था। पर्पस वही था, पायरेट रेड से लोगों को अलर्ट करने के लिए। मोंटेरोसो अल्मारे टाउन इन पांचों टाउन्स में लास्ट पे है। तो जब आप रात को यहाँ पे खड़े होंगे सी बीच पे, तो ये जो पांचों टाउन्स हैं आपको एक लाइन से दिखाई दे रहे होंगे एक साथ। इनमें जो लाइटें जल रही होंगी वो जगमगा रही होंगी, तो आपको ये चमकते हुए, स्पार्कल करते हुए बड़े ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। न्यू टाउन के एंड में एक स्टैचू है, इसका नाम है इल जिगांटे। ये 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में बना था। ये 45 फीट ऊंचा स्टैचू है। ये आरसीसी का बना है, लेकिन इसका जो कलर है वो देखने में ग्रे कलर की रॉक जैसा लगता है। ये कभी त्रिशूल इसके हाथों में होता था और एक डांसिंग टेरेस को सपोर्ट करता था, लेकिन एक स्टॉर्म आने के बाद ये थोड़ा सा टूट गया। अब ये कुछ भी सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे एक और स्टैचू है गैरीबाल्डी का। ये एक इटली के महान रेवोल्यूशनरी थे। 1871 से पहले इटली जैसा कि अब है मॉडर्न नेशन, ऐसा नहीं था। वो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ। गैरीबाल्डी ने अलग अलग जो स्टेट्स थी इटली की, उनको जोड़ के इटली को एक मॉडर्न नेशन बनाने में बहुत कोशिशें की और फाइनली 1871 में इटली एक मॉडर्न नेशन बना। तो उनके ऑनर में यहाँ पे ये स्टैचू बनाया गया है। और जब यहाँ पे अक्टूबर 2011 में फ्लड आई थी, तो इसी पिएजा पे जहाँ पे ये स्टैचू बना हुआ है, जो नेशनल गार्ड्स हैं उन्होंने रिलीफ वर्क किया था, खाना वगैरह बांटा था अफेक्टेड लोगों को। मोंटेरोसो अल्मारे के न्यू टाउन में चिंक्वे टेरे का सबसे अच्छा बीच है। ये ट्रेन स्टेशन के सामने ही है। ये बहुत ही क्राउडेड बीच है, सबसे ज़्यादा क्राउडेड चिंक्वे टेरे का। यहाँ पे आपको यंग क्राउड बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ नंगे लड़के लड़कियाँ बीच पे लेटे होंगे, घूम रहे होंगे। काफ़ी सैंड है इस बीच पे। यहाँ आपको कुछ यूरोज देके, करीब 25, 30, 35 लगभग इतने यूरो देके, जो भी वहाँ पे हो प्राइस उस टाइम जो चल रहा हो, उसमें आपको 2 चेयर और एक अम्ब्रेला मिल जाएगा। और जो समंदर के किनारे जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, वो आपकी फूड एंड ड्रिंक आपकी लाउंज चेयर पे ही पहुंचा दिया करेंगे। यहाँ मोंटेरोसो में एक
फेमस जगह है बोरांको एग्री टूरिज्मो। यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ करने को मिल जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे वाइन भी टेस्ट कर सकते हो, विनयार्ड में भी घूम सकते हो, लेमन टीनो भी पी सकते हो जो यहाँ की लेमन से बनी हुई फेमस ड्रिंक है। यहाँ पे आपको ग्रापा भी मिल जाएगा और घर का बना खाना भी मिलेगा। मोंटे रोसो अल मारे की नाइट लाइफ पूरे चिंक्वे टेरे में और इटली में बहुत फेमस है। यहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट आए होते हैं। यंग क्राउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ कदम कदम पे बहुत सारे बार और पब्स होंगे, उनमें बहुत ही लाउड म्यूजिक बज रहा होगा। टीवी स्क्रीन होंगी जिन पे बढ़िया सी चीज़ें चल रही होंगी और यहाँ पे दारू बहरी होगी। यहाँ क्योंकि दुनिया भर के टूरिस्ट आए हैं और अधिकतर यंग होंगे, तो आप उनके संग दारू पियो, उनसे फ्लर्ट करो, उनके एक्सपीरियंसेस को समझो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। बहुत ही मज़ेदार काम है और पब और बार बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है। यहाँ पे आप ज़रूर बहुत ही अच्छा टाइम बिताओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको चिंक्वे टेरे पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ इसके बारे में जानने को मिला होगा। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप चिंक्वे टेरे ज़रूर घूमने जाएंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।